नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया। सरकार का कहना है कि ये बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तैयार किया गया है। धामी सरकार के इस बजट में गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है, ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं। हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। नौजवान युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए अनेक गतिविधियां उनकी संचालित हो, शिक्षा भी हो उनका कौशल भी हो, और हर दृष्टि से वो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और रोजगार केवल पाने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस दृष्टि से भी इस बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे अन्नदाता जो विकसित भारत के संकल्प में जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उस दृष्टि से भी उसमें भी अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से इस बजट में हर दृष्टि से प्रावधान है और एक अच्छी राशि इसमें जो है नियत की गई है। इसी प्रकार गरीबों के लिए, समाज के जो अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को इस बजट से मदद मिले, उनको सहायता मिले, विकास आगे बढ़े, उस दृष्टि से प्रयास किया गया है। बजट में विकास भी है, विरासत भी है और संस्कृति और आधुनिकता, इन सभी का संतुलन, केदार और मानस दोनों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को राज्य के हित में लगाया जाए, राज्य के हित में उसका अच्छा उपयोग हो, उसकी सहायता लेकर हम आगे बढ़ें। तो देवभूमि का बजट अगर देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 15 करोड़ का बजट रखा गया है। सीएम महिला पोषण योजना में 13.44 करोड़ का बजट रखा गया है। सीएम महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़ का बजट, पशुपालन विभाग के लिए 42 करोड़ का बजट, आंगनबाड़ी योजना के लिए 598 करोड़ का बजट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,327 करोड़ का बजट, पीएम मिशन योजना 149 करोड़ का बजट, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट, अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट, वहीं बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। हमारे संवाददाता अरुण सैनी की खास रिपोर्ट आप देखिए। आज उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन है और आज बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गदरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे जी हैं। सर, आज पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद बजट पेश हुआ। 1,11,000 करोड़ के लगभग का बजट जो है वो पेश हुआ। किस तरीके से इस बजट को देखते हैं, क्या मुख्य बिंदु बजट के हैं? मैं हजार शब्दों में एक ही शब्द कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का सपना और प्रदेश को बनाने के लिए जो लोग शहीद हो गए, उन शहीदों के सपने को अनुरूप यह बजट आया है। मैं इसे अच्छे बजट के लिए मैं अपनी सरकार का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। विपक्ष कह रहा है कि हर बार की तरह ये बजट भी जो है निराशाजनक करने वाला है, कोई काज इसमें कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों का आलोचना करना, तो वो अपनी जगह पे है, उसके पे क्या टिप्पणी करनी। अच्छा, सत्र की अवधि को लेकर के भी विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये जो सत्र की अवधि तय की गई है, सरकार बहुत ईमानदारी से
इस सदन को व्यवस्थित चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के पास भागने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मात्र विपक्ष की भूमिका निभाना विपक्ष का काम बच गया है। प्रदेश की जनता ने जिस काम के लिए इनको भेजा है, उस कामों से विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल इससे तरह अगर करें तो अभी जो मामला चल रहा था, जिस तरीके से आपको भी जो नोटिस मिल रहे थे और जो तमाम चीज़ें थी, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपके वहाँ पे जाना था, वो नहीं जा पाए। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद आपके यहाँ पहुँचे, क्या बातचीत हुई? क्या जो गिले शिकवे सब अब दूर हो चुके हैं? पार्टी में कोई गिला शिकवा नहीं होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास वो मित्रों से मिलने आए, उनका स्वागत। और रही बात मुझे नोटिस मिला, तो नोटिस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, चाहे कोई विधायक हो। तो क्या वो मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है या फिर कुछ अभी भी बाकी है? नहीं, कोई विषय नहीं है। कोई विषय होगा तो मैंने अधिकारियों को चिट्ठी लिखा है, हम उसको बिल्कुल ढकने के लिए काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सुई की नोक इतना, दूध का दूध और पानी का पानी हम अलग करेंगे। अच्छा, वहाँ पर गुंजन सुखेजा जी जो हैं वो सबका अधिकार बनता है, पार्टी का कार्यकर्ता, इसमें कोई नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। तो ये तो हमारे साथ गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे और साफ तौर पर जिन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सत्र को चलने नहीं देना चाहता। विपक्ष का काम है आलोचना करना, उसके अलावा विपक्ष कोई काम नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने गदरपुर के मसले को लेकर के भी बात की, जिस तरीके से जो नोटिस मिल रहे थे उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने गए, उस पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि कोई गिले शिकवे पार्टी के अंदर इस प्रकार के नहीं है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की गतिविधि रहती है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मेरुण सैनी, जनता टीवी, बराड़ीशहर। उधर देहरादून में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, अब बता दें आपको, लकड़ी के चूल्हे पर अब सड़कों पर बैठकर खाना पकाकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने महंगाई और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उत्तराखंड में गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किया गया है। वहीं बजट सत्र से पहले ही कांग्रेस के द्वारा देहरादून में महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप देख लेंगे महंगाई के खिलाफ यह प्रदर्शन है, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला यहाँ पर सिलेंडर को उठाई और उनका कहना है कि गैस के दामों में, खास करके रसोई के दामों में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। इसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कई समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर खाना भी पका रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर खाना पकाने का भी काम किया गया है। जो गैस चूल्हा है इसको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया गया है। देखते हैं किस प्रकार से खाना बनाया जा रहा है और पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर महिला कांग्रेस को रोक रही है और महिला कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार से सिलेंडर को रखा गया अपने हाथ में। मैम, क्या मुद्दा है, किस लिए यहाँ पर आप आई हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने गैस के दाम बढ़ाए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार उनकी सरकार 2014 में उन्होंने बोला, लेकिन 2014 से लेकर केंद्र में 12 साल से और हमारे प्रदेश में 9 साल से भाजपा की सरकार है और लगातार जो खाद्य पदार्थ है उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और 3 दिन पहले ही उन्होंने जो एब्सटेन फाइल का जो मंत्री था, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, उनके डिपार्टमेंट ने रसोई दाम के दाम बढ़ाए हैं। 65 रुपए घरेलू जो सिलेंडर है उस पर एकदम से बढ़ा दिए। 100 रुपए जो है कमर्शियल सिलेंडर उस पर बढ़ाए। उसके खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन, देश व्यापी प्रदर्शन है। पूरे देश की महिलाएं सड़कों पे और ये बोल रही है कि रोल बैक दिस जो प्राइस हाइक है और उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर आकर के खाना क्यों बना रहे हैं? हम उनको बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बड़ी बड़ी बात करी, उज्ज्वला दी, आप लोगों ने बोला कि आज हम लोग महिलाओं को धुएं से दूर रखेंगे, चूल्हे में खाना नहीं बनाएंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन आज उनकी वजह से जो सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 410 का था वो 900 कुछ का हो गया है और उनकी वजह से आज महिलाएं मजबूर है कि वो चूल्हे में खाना बना रही है। तो महिला कांग्रेस के द्वारा देखिए किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार यह बोल करके आई थी कि महंगाई पर काबू पाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सिलेंडर के दामों में दिनों दिन बढ़ोतरी ही होते जा रही है। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।
वहीं उधर देहरादून जिले के रायवाला क्षेत्र में मोतीचूर फ्लाईओवर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। देहरादून से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कॉर्पियो और ट्रक और एक अन्य कार आपस में टकरा गई। हादसे के दौरान स्कॉर्पियो के सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने से बस और स्कॉर्पियो में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अब बताया जा रहा है कि सभी यात्री दरअसल झंडा मेले से लौट रहे थे। दिनांक 8 मार्च को रात्रि 9:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक दुर्घटना हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि देहरादून से बिजनौर की ओर जा रही थी, उससे एक बस की टक्कर हुई। उस बस के पीछे एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक 22 टायर ट्रक और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो, इन सब की आपस में टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्कॉर्पियो में सीएनजी सिलेंडर के फटने के कारण बस में और स्कॉर्पियो में दोनों में आग लग गई थी, जिसे कि फायर टेंडर की मदद से बुझाया गया। इस घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 10 व्यक्ति घायल हैं, जिनको कि मेला अस्पताल हरिद्वार में एडमिट किया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उधर खटीमा में 3 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों ने पलटन का 214वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मातृशक्ति द्वारा दीप प्रज्वलन से की हुई और इस मौके पर खटीमा, बनबसा और टनकपुर और साथ ही नानकमत्ता से आए पूर्व सैनिकों ने वार मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किए। बता दें आपको कि सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके साहस, शौर्य और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में पलटन के गौरवशाली इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया। खास चीजें सारे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कवर कर दिए हैं, लेकिन अब मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। इस बटालियन ने 8 मार्च 1813 रेजिंग से लेकर आज तक अलग अलग पड़ावों को पार किया है। अलग अलग इसके नाम रहे। कुछ दिन हैदराबाद के निजाम की यूनिट रही, देन अंग्रेजों के सर हेनरी रसल्स के अंडर रही, देन कुमाऊं, देन पैरासूट रेजिमेंट, देन पैरासूट स्पेशल फोर्स। और इस रेजिमेंट की एक खासियत है, जो उंगली में गिनी जाने वाली कुछ यूनिट्स हैं जो कि 2-2 बार यूएन मिशन में गई थी, और हमारी यूनिट उनमें से एक है जो कि 1855 में पहली बार यूएन फोर्स के तौर पर गई थी, और उसके बाद 2008 में अगेन जो है यूएन कंटीजेंट के तौर पर यूएन में सर्विस के लिए गई। आज के दिन हम हमारी बटालियन 3 पैरा विशेष बल का 214वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह स्थापना दिवस हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को। आज से 213 साल पहले 8 मार्च 1813 को ये बटालियन खड़ी हुई थी, उसमें अंग्रेजों के नेतृत्व में। उसके बाद ये लगातार चलाया जा रहा है, और इस बीच इन 213 सालों में बटालियन ने बहुत सारी जगहों पर, देश में, विदेश में, सीमाओं पर काफी बहादुरी से का परिचय दिया है। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बताते कि उत्तराखंड के शक्ति फार्म में कथावाचक और बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र राय पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से बंगाली समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए समाज के लोगों और जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने शक्ति फार्म चौकी पहुंचकर पुलिस का घेराव किया और मामले का जल्द खुलासा करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का कहना है कि 6 जनवरी की शाम हुए इस हमले को 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लेकर क्षेत्र में लगातार जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे को कवरेज करने के लिए आप लोग आए हैं और आपके सभी श्रोताओं को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से जो उत्तराखंड प्रदेश में भय का वातावरण है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का नारा देने का काम किया, निश्चित रूप से उसके जो हमले हो रहे हैं, इनका जो जीता जागता उदाहरण है। घटना है, विगत कई वर्षों से उनके ऊपर लगातार हमले होते जा रहे हैं और हमले के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रशासन से हम कहेंगे कि उनको एक तो सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए, पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ सुरक्षा दिया जाए। और दूसरी चीज कि ये जो घटना घटी है, इस घटना की जांच करें। 2 महीने हो गए इस घटना में, पता नहीं लगा। अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक घटना रुद्रपुर में भी घटी थी और जांच के बाद कुछ और ही पता लगा। लगातार ये जो घटनाएं घट रही है यहाँ पर शक्ति फार्म के अंदर, एक माहौल, भय का माहौल बना पड़ा है। एक ऐसे कथावाचक जो समाज के अंदर एक अच्छा नाम है जिनका, उन पे हमला हो रहा है। तो सोचिए जब ऐसे लोगों पे हमला हो सकता है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है यहाँ पर शक्ति फार्म के अंदर, सितारगंज के अंदर। और लगातार एक माहौल बन रहा है कि यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को डरा धमका के भी पार्टी ज्वाइनिंग कराने का काम चल रहा है। उधर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद हरिद्वार में जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे ही भारत की जीत तय हुई, शहर भर में लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े और एक दूसरे को बधाई दी। अलग अलग इलाकों में क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए और भारत माता की जय के और वंदे मातरम के नारा लगाए। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ लोगों ने टीम इंडिया की इस बड़ी जीत को जमकर जश्न मनाया। उधर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तीनों मुख्य आरोपियों तरुण चौहान, गौरव चौहान और अभिषेक चौहान उर्फ सिमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। उधर आपको बता दें हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी गोलीकांड मामले में पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपी तरुण चौहान, गौरव चौहान और अभिषेक चौहान उर्फ सिमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में तरुण चौहान के परिवार और बजरंग दल ने थाने में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस भूमाफियाओं के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वे धरने पर बैठकर पुलिस और भूमाफियाओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उधर आपको बता दें कि सितारगंज के निर्मल नगर गांव में गर्मी की धान के पौध की जुताई को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने बिना अनुमति के खेती करने पर कार्रवाई की, जिसे लेकर ग्रामीण काफी नाराज हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि पास की सिडकुल की फैक्ट्रियों में लगे बड़े पंप पर जितना पानी निकालते हैं उससे पूरे क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। किसानों का आरोप है कि यदि फैक्ट्रियों पर पानी के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है तो फिर उन पर कार्रवाई करना सही नहीं है। इस पूरे मामले ने गांव में व्यापक नाराजगी और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। लगातार कई दिनों से देख रहा हूँ, अखबार में आ रहा है कि शासनादेश है जो जमीन में, जिस जमीन जो ऊंचा जमीन है, ऐसे जमीनों में जो है चाइना धान का जो नर्सरी वो सब नष्ट किया जा रहा है। मैं लगातार ये मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। आज उसी शासनादेश के कार्रवाई में माननीय हमारे श्रीमान तहसीलदार साहब हमारे निर्मल नगर आए
हमारे एक बहुत ही गरीब गोलक मंडल है उनका नाम, राय, गोलक राय, उनके खेत में वो ये सारा निर्मल नगर के जितने एरिया है, जितने जमीन है, सब जमीन जो है नीचा है, उसमें ना कोई दूसरा, ना मक्का हो सकता है, ना दूसरा गेहूं हो सकता है, ना गन्ना हो सकता है, ना दाल हो सकता है। ऐसे जमीनों में जो सिर्फ चाइना धान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये अपना गरीब लोग किसी तरह गुजर बसर इसमें कर रहे हैं, लेकिन आज श्रीमान तहसीलदार साहब आके वो सारा जो नर्सरी पौध को जो है नष्ट कर दिया। बहुत दुखद विषय है, मैं इसको घोर निंदा करता हूं। की ओर से ग्रीष्मकालीन धान प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इससे जल स्तर नीचे जा रहा है। उसी क्रम में निर्मल नगर में कार्रवाई हो रही है और तहसील से राजगंज में बहुत जगह पे कार्रवाई हमने पहले ऑलरेडी कर रखी है। कल्याणपुर में, चिकाघाट में और भी कई जगह पे कार्रवाई हमने करके लगातार कार्रवाई चल रही है हमारी। ऐसे और भी कई जगह पे नर्सरी है, जैसे आप कहते हैं कि बिना परमिशन और परमिशन वाली है, तो स्पष्ट। हाँ, उसमें किसी को आवेदन करना होगा। ऐसी जगह है जहाँ जल भराव होता है, जहाँ पर कोई फसल नहीं लग सकती है, तो वो व्यक्ति किसी विभाग को चाहे हमारे माध्यम से चाहे एसडीएम साहब के माध्यम से आवेदन करेंगे, उसमें जांच की जाएगी। जांच पर परमिशन दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी तभी लगा सकते हैं, नहीं था उनको हटानी पड़ेगी। स्वयं हटाएंगे या प्रशासन हटाएगा। और फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर लगाए जाएंगे 1600 सीसीटीवी कैमरे। ये बड़ी खबर। यात्रा मार्ग पर पूरी व्यवस्था जो है वो यहां पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी बता दें, चारधाम यात्रा की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर लगाए जाएंगे 1600 सीसीटीवी कैमरे। यात्रा मार्ग और धामों पर रहेगी कड़ी निगरानी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आधुनिक तकनीक से बढ़ाई जा रही सुरक्षा, तो सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा कराने पर फोकस रहेगा। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुरक्षा के मद्देनजर 1600 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यात्रा मार्ग और धामों पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जाएगी। आधुनिक तकनीक से बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।